कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिला पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921। क्लियर? और हम सब जानते हैं दयाराम साहनी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं और आर्मी लेवल देखते हैं, आर्मी लेवल और क्या पूछा जा सकता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, क्या है? सिंधु सभ्यता की लिपि है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि मतलब प्रतीक चिन्ह। भाषा को लिखने के लिए जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से लिपि बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अब यह सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, इसकी लिपि मानी गई है चित्रात्मक। कौन सी लिपि? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता से एक बोर्ड मिला है, उस बोर्ड पे लगभग 17 अक्षर हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो हम पूरी तरह से इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि सिंधुवासी आपस में कौन सी भाषा में क्या करते थे? बात करते थे। तो हमने कहा सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक। लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक। दूसरी बात करें तो हम देखते हैं मोहनजोदड़ो को। किसको देखते हैं? मोहनजोदड़ो। हमने देख लिया ये पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी। और इसकी खुदाई कब हुई? 1922। इसकी खुदाई कब हुई? 1922। रखालदास बनर्जी ने खुदाई की। किसकी? मोहनजोदड़ो। किसकी खुदाई की? मोहनजोदड़ो। अब आपको ये ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार। क्या मिला है? स्नानागार। सबसे बड़ा स्नानागार अगर कहीं से मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार अगर कहीं से मिला है तो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात करें, सिंधु सभ्यता में हमें एक धातु नहीं मिली है, और वो कौन सी है? लोहा। तो जब लोहे के अवशेष ही नहीं मिले, सिंधु सभ्यता की जितनी भी खुदाई हुई अधिकांश जगह हमें लोहे के अवशेष नहीं मिले। तो एक निष्कर्ष निकला कि सिंधुवासी लोहे से क्या थे? अपरिचित। लोहे से क्या थे? अपरिचित। तो सिंधुवासी कौन सी धातु से अपरिचित थे? लोहे से। लोहे का ज्ञान सिंधु सभ्यता में नहीं हुआ, लोहे का ज्ञान होगा वैदिक सभ्यता में। तो तीन चीजें, सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय, परिवार मात्र सत्तात्मक, लिपि चित्रात्मक। लिपि चित्रात्मक। किससे अपरिचित थे? लोहे से। किससे अपरिचित थे? लोहे से। दूसरी चीज, हमने कल लोथल को देखा था। किसको देखा था? लोथल। हम सब जानते हैं कि लोथल कहां पे आता है? गुजरात। चलो फटाफट गुजरात की राजधानी बता दो। गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर भारत का दूसरा ऐसा नगर है जो सबसे नियोजित है, वेल प्लान्ड सिटी, मतलब जिसको प्लानिंग करके बसाया गया। भारत का पहला नियोजित नगर है चंडीगढ़। भारत का पहला नियोजित नगर चंडीगढ़, और भारत का दूसरा नियोजित नगर गांधीनगर। अच्छा बताओ, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब हरियाणा। पंजाब से अलग होकर कौन सा राज्य बना? हरियाणा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनका कुछ समय पहले ब्याह हुआ, शादी हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टे हैं, मनोहरलाल खट्टर। मनोहरलाल खट्टर। तो मान और खट्टर, मान कहां की करनी है? पंजाब की, और खट्टी चीज कहां खानी है? हरियाणा में। तो मनोहरलाल खट्टर कहां के? हरियाणा के। मनोहरलाल खट्टर कहां के? हरियाणा के। भगवंत मान कहां के? पंजाब। अच्छा, आपको एक और चीज पता है?
ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल अगर भारत के किसी राज्य के आते हैं तो कौन सा राज्य? हरियाणा। कौन से राज्य के? हरियाणा। इससे क्या साबित होता है कि हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है? अच्छी है, हम ये मान सकते हैं। तो हमें पता है कि लोथल कहां पे? गुजरात में। और हम कल देख चुके थे लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। कौन सी नदी? भोगवा। लोथल से प्रमाण मिलते हैं बंदरगाह के। किसके प्रमाण? बंदरगाह। अच्छा बताओ, बंदरगाह से क्या होता है? व्यापार। व्यापार मतलब आयात निर्यात। भारत में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, नाम बताते जाना। अगर मैं गुजरात गया तो मैं कांड करूंगा। ए भैया, मैं तो नाम बोल रहा हूं। कांड करूंगा से क्या याद रखना है? कांडला। गुजरात में कांडला। गुजरात में कांडला। नेहरू जी मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र। न्यू मंगलोर कर्नाटक। न्यू मंगलोर कर्नाटक। न्यू मंगलोर कर्नाटक। एन्नोर तमिलनाडु। एन्नोर तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। तुतीकोरिन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल। लेकिन दो बंदरगाहों के नाम चेंज हो गए। कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। बोलो जरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता बंदरगाह बराबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कांडला बराबर गुजरात पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कलकत्ता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कलकत्ता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो लोथल से किसके प्रमाण मिले? बंदरगाह के। किसके प्रमाण मिले? बंदरगाह से। सिंधु सभ्यता में इसकी समकालीन सभ्यता की मोहरें मिली है, सील मिली है। और ये सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया। समकालीन जो एक दूसरे के समय की हो। धोनी को देख पा रहे हो ना तुम? अरे धोनी को खेलते हुए देखा है, देखा? तो तुम धोनी के समकालीन हो या नहीं है? क्योंकि हमने किसको खेलते हुए देखा? धोनी को। क्या तुमने कैप्टन मुश्ताक अली को खेलते हुए देखा? तो क्या तुम उसके समकालीन हो? क्या तुमने बाबर को देखा? कहां देखा? हमें मिला बाबर आजम नहीं बोल रहा हूं मैं, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को देखा? नहीं देखा। तो क्या तुम उसके समकालीन? आपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को देखा? नहीं। तो क्या आप उनके समकालीन हो? नहीं। लेकिन आपने क्या नरेंद्र मोदी जी को देखा? हाँ। तो क्या आप उनके समकालीन हो? हाँ। क्या आपने नेहरू जी को देखा? नहीं देखा। क्या आप उनके समकालीन हो? नहीं। तो मैंने कहा सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। बात वही फिर से आ जाओ। कैसी सभ्यता थी? नगरी, परिवार, मातृसत्तात्मक। किससे अपरिचित? लोहे से। किससे अपरिचित? लोहे से। किससे अपरिचित? लोहे से। ये सभ्यता पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल? चंदगढ़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। और अधिकांश नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। क्लियर बात? लिखना सिंधु सभ्यता। कल से आगे लिखना। 1921 में 1921 में 1921 में 1921 में सबसे पहले 1921 में सबसे पहले हड़प्पा 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई हुई। इनकी खुदाई का आश्रय, इसकी खुदाई का आश्रय
दयाराम साहनी को जाता है। इसकी खुदाई का आश्रय दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी, दयानंद जी तो अपने आसपास रहते होंगे कहीं। दयाराम साहनी को जाता है। अब मेरी बात एक और बहुत विशेष कर सुनो। एक डिपार्टमेंट है हमारा ASI, इसका मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब हम भारतीय पुरातत्व विभाग, कौन सा विभाग? भारतीय पुरातत्व विभाग। जैसे आप कोई घर बना रहे हो, घर की खुदाई हुई और आपकी घर की खुदाई में खजाना मिला, अभी धार में हुआ था ऐसा, तो आपको उसकी सूचना पुलिस को देनी है। किसको देनी है? पुलिस को। सर क्यों दे? खजाना हमारा है? नहीं है भाई साहब, सरकार का है। सरकार 10% या जो भी कलेक्टर साहब तय कर दे उतना हिस्सा आपको मिल जाएगा। 5%, 10%, जो भी कलेक्टर महोदय तय कर दे। और अगर चोरी किए तो कहां जाओगे? जेल। कहां जाओगे? जेल। सर हमारे घर से मिला, आपको कुछ भी मिला है सब किसका? सरकार का। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है, भारत में इसके जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन माने जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम किसके जनक? भारतीय पुरातत्व विभाग। किसके जनक? भारतीय पुरातत्व। जब सिंधु सभ्यता की खुदाई हो रही थी तब इस विभाग के प्रमुख थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। फिर सुनना, भारतीय पुरातत्व विभाग, अरे भैया तुम इधर देखो, तुम कहां उसमें उंधे जाओगे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर जॉन मार्शल। खुदाई के समय प्रमुख खुदाई के समय प्रमुख सर जॉन मार्शल। जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। जनक कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। जब खुदाई हुई उस समय प्रमुख भारतीय पुरातत्व विभाग। अगर तुम्हारे घर से खजाना निकलता जा रहा है तो एक टीम आएगी। किसकी टीम आएगी? भारतीय पुरातत्व विभाग। क्या रे खजाना क्यों निकल रहा है? पूरे खजाना किसके समय का है? जितनी भी प्राचीन चीजें मिलती है उन सभी की जांच कौन करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग। कौन करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग। जब भी खुदाई में कुछ अवशेष मिलते हैं तो भारतीय पुरातत्व विभाग उसकी जांच करता है कि भैया किस समय के हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? जब सिंधु सभ्यता की खुदाई थी तब भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर जॉन मार्शल। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख कौन थे उस समय? सर जॉन मार्शल। लेकिन इस विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन खुदाई के समय प्रमुख कौन थे? सर जॉन मार्शल। क्लियर बात? लिखो, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फिर नीचे लिखना अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय, सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय, सिंधु सभ्यता की खुदाई के समय इस विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे। इस विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। फटाफट लिखना, फिर सभ्यता को समाप्त करके आगे चलेंगे। आगे लिखना, इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक मानी गई है।
इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक मानी गई है। कैसी मानी गई है? चित्रात्मक। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मोहनजोदड़ो की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई, बनर्जी के द्वारा की गई। यहां से स्नानागार प्राप्त हुआ है, यहां से स्नानागार प्राप्त हुआ है। स्नानागार मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का क्षेत्र मिला, एक जगह मिली है स्विमिंग पूल जैसा। ऐसा माना गया कि पर्व या त्योहारों पर यहां पर स्नान हुआ करता होगा। आज भी प्रथा है या नहीं? अमावस्या पे लोग नदी स्नान करते हैं या नहीं करते? भूतड़ी अमावस्या आती है तो कहां जाते हैं लोग? बावन कुंड। कहां जाते हैं? बावन कुंड। क्लियर बात। तो पर्व और स्नान का महत्व ये माना गया कि उस समय भी होता होगा। फिर लिखना, मोहनजोदड़ो से, मैं यूं नहीं कह रहा हूं किसी को भूत आया होगा तुम में से। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। इसकी तुलना भगवान शिव से की जाती है। इसकी तुलना भगवान शिव से की जाती है। किससे की जाती है? भगवान शिव से की जाती है। फिर लिखना, सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे। सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे। लिख लिया क्या? सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? लोहे से। फिर लिखो, लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। लोथल से किसके प्रमाण मिले हैं? बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। लोथल से बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। अगला लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है क्योंकि इसकी मोहरें, सील, क्योंकि लिखो इसमें आगे, क्योंकि इसकी मोहरें सिंधु सभ्यता से मिलती हैं। क्योंकि इसकी मोहरें सिंधु सभ्यता से मिलती है। इसकी मोहरें कहां मिलती है? सिंधु सभ्यता से मिलती है। अब मेरी बात गौर से सुनना। आरबीआई, रिजर्व बैंक का एक ब्रांच ऑफिस लंदन में, कहां पर है? लंदन में। अब मान लो ये सभ्यता समाप्त हो गई, खुदाई हुई, आरबीआई का ब्रांच ऑफिस निकला लंदन से, तो क्या पता चलेगा कि आरबीआई का एक ऑफिस कहां पे था? लंदन में। लेकिन आरबीआई कहां की है? भारत की। क्लियर? तो खुदाई में सिंधु सभ्यता से मोहरें मिली, कौन सी सभ्यता की? मेसोपोटामिया। तो वापस से रिवीजन करो, किससे अपरिचित थे? लोहे से। लिपि कौन सी? चित्रात्मक। पशुपति की मूर्ति मेसोपोटामिया से।
पशुपति की सॉरी मोहनजोदड़ो से, पशुपति की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया, समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता से कहां की मोहर मिली है? मेसोपोटामिया की। ये दोनों सभ्यता एक दूसरे के क्या थी? समकालीन। एक दूसरे के क्या थी? समकालीन। क्लियर बात? इतनी ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। कौन सी सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में। अब 1750 में 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व मतलब बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 1750 में सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हुई। कौन सी सभ्यता समाप्त हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कब समाप्त हुई? 1750 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व का समय घटते क्रम में चलता है। किसे क्रम में? घटते क्रम में। इस सभ्यता के 250 वर्ष बाद, 250 वर्ष बाद, 250 वर्ष बाद मतलब 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ और उस सभ्यता को हमने कहा वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। उस सभ्यता को हमने वैदिक सभ्यता इसलिए कहा क्योंकि उसमें वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की। और हम जानते हैं 9th 10th लेवल पे भी पढ़ा है, वेद कितने? 4। और 4 में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? वेदों की रचना हुई। वेद कितने? 4। लेकिन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे हमने कहा कि साहब सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई, 250 वर्षों के बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। और ये सभ्यता कौन सी? तो हमने कहा कि ये सभ्यता है वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहली चीज तो ये पढ़ लिया हमने कि इसमें किसका रचना हुई? वेदों की। तो वेदों की रचना के कारण इसे कौन सी सभ्यता कहा? वैदिक सभ्यता। हमें पता है वेद शब्द जो है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। वेद शब्द का अर्थ क्या? ज्ञान। अब वेदों की रचना के आधार पर वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कहलाया ऋग्वैदिक काल। क्या कहलाया? ऋग्वैदिक काल। और एक भाग कहलाया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय कौन सा काल कहलाया? ऋग्वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। और मैंने कहा कि वेद 4 है साहब, और इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये क्या है साहब? 4 वेद। लेकिन वेद के एक कुछ भाग है, और वेद के जो भाग हैं उन्हें कहा जाता है उपवेद। हर वेद का अपना एक भाग है, उसको क्या कहा? उपवेद। क्या कहा? उपवेद। जैसे आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद क्या है? वेद है। आयुर्वेद क्या है? उपवेद है। ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद,
यजुर्वेद जो है इसका उपवेद है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। ये क्या है? उपवेद। वेद कितने? 4। और सब वेद का अपना अपना उपवेद है, तो उपवेद कितने? 4। वेद कितने? 4। उपवेद कितने? 4। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद। सामवेद का उपवेद कहलाता है गंधर्व वेद। क्या कहलाता है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद कहलाता है शिल्पवेद। क्या कहलाता है? शिल्पवेद। तो जब भी आ जाए वेद बराबर कितने? 4। उपवेद बराबर कितने? 4। वेद कितने? वेद कितने? उपवेद कितने? वेद कितने? उपवेद कितने? उपवेद कितने? उपवेद कितने? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद। गंधर्व वेद किसका उपवेद? सामवेद का उपवेद। शिल्पवेद किसका उपवेद? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। क्लियर बात? कोई डाउट? वैदिक सभ्यता लिखो, स्टार्ट करो। वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और लिखिएगा वैदिक सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व से 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 एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ। 1500 ईसा पूर्व से एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ। एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ। एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक नवीन सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। नंबर 2, इस सभ्यता के दौरान, इस सभ्यता के दौरान वेदों की रचना हुई। इस सभ्यता के दौरान वेदों की रचना हुई। इस कारण से वेदों की रचना हुई। इस कारण से इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। इस कारण से इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। नंबर 3, वेद का अर्थ ज्ञान है। नंबर 3, वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। क्लियर? अगला, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। किसकी संख्या 4 है? वेदों की संख्या 4 है। नाम लिखा हुआ है, एज इट इज लिख लीजिए। वेदों की संख्या 4 है। लिख लिया? वेद के 4 उपवेद हैं। वेद के 4 उपवेद। अब आमने सामने लिख लेना। वेद के 4 उपवेद हैं। ठीक है? लिखना, ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद,
ऋग्वेद का आयुर्वेद। फिर लिखना यजुर्वेद का धनुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। फिर लिखना सामवेद का गंधर्ववेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। वेद 4, उपवेद 4। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। क्लियर बात? चलिए फिर लिखना वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए, ऐसा कॉलम बना लीजिए, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। चलिए अब हम देखेंगे विविध, है ना। इसके आगे हम देखेंगे कल। ठीक, मैंने कहा डेली 5-10 मिनट हम क्या देखेंगे? विविध देखेंगे। कल हमने बैंकों के मुख्यालय देखे थे। ठीक, आज हम देखेंगे विविध में समाधि स्थल। आज हम विविध में क्या देखेंगे? समाधि स्थल। क्या देखेंगे? समाधि स्थल। हम सबको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। हम सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। और इनका समाधि स्थल कहलाता है शांतिवन। क्या कहलाता है? शांतिवन। शांतिवन क्या कहलाता है? शांतिवन। गांधी जी के अलावा 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस है? लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट। शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट। शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट। अरे हमारे बापू सबसे प्रिय महात्मा गांधी, बताओ यार। इनका समाधि स्थल राजघाट। इनका समाधि स्थल राजघाट। इनका समाधि स्थल राजघाट। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा जी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। इंदिरा जी का शक्ति स्थल। इंदिरा जी का शक्ति स्थल। इंदिरा जी का शक्ति स्थल। इनके सुपुत्र जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी। इनका समाधि स्थल वीरभूमि। इनका समाधि स्थल वीरभूमि। इनका समाधि स्थल वीरभूमि। इनका समाधि स्थल वीरभूमि। चलिए फिर हम देखें ज्ञानी जेल सिंह भारत के राष्ट्रपति रहे। ज्ञानी जेल सिंह, बताओ भैया। इनका समाधि स्थल है एकता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह जी का समाधि स्थल एकता स्थल। ज्ञानी जेल सिंह जी का समाधि स्थल एकता स्थल। ये किस पद पर रहे? भारत के राष्ट्रपति। फिर बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। इनका समाधि स्थल समता स्थल। इनका समाधि स्थल समता स्थल। लगातार 32 वर्षों तक भारत सरकार में सबसे
लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री, सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री कौन रहा? बाबू जगजीवन राम। इनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। कितने साल? 32 साल मंत्री रहे। कौन? बाबू जगजीवन राम। समाधि स्थल समता स्थल। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये भी क्या रहे? भारत के राष्ट्रपति। भारत के कौन से नंबर के? 90। और इनका समाधि स्थल कर्म भूमि। इनका समाधि स्थल कौन सी भूमि? कर्म भूमि। समाधि स्थल कौन सी भूमि? कर्म भूमि। एक वो जिन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ महू में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर से आ जाओ। महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट। और महात्मा गांधी जी को, ये महात्मा उनका नाम नहीं है, ये क्या है? उपाधि। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। और मैंने याद करवाया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि गांधी जी आप महात्मा हो, तो गांधी जी बोले गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो क्या साबित हुआ? इनकी उपाधि क्या? गुरुदेव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। दोनों ने उपाधि क्या की? एक्सचेंज की। तो राजघाट किसका? राजघाट, शांतिवन, शांतिवन, विजय घाट, विजय घाट, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, वीरभूमि, वीरभूमि, एकता स्थल, एकता स्थल, समता स्थल, समता स्थल, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर बात? लिख। चैत्य भूमि, चैत्य भूमि, कई चैत्रा चैत्रा भी बोल देते हैं, लेकिन मुख्य चैत्य भूमि। किसको? नहीं, इनका स्लोगन है जो आप पढ़ते हो, नेहरू जी का, आराम आराम